हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग रसायन विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे परमाणु संरचना। उसमें आज हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। और हमारा वीडियो फ्रेंड 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और साथ ही में जो इम्पोर्टेंट है उनको शामिल किया गया है। तो हाल ही में जो एग्ज़ाम एनटीपीसी के, बीपीएससी के और एसआईज के आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ज़रूर आप ध्यान से इसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक प्रतिकर्ण युग्म है? एंटी पार्टिकल पेयर कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रोनो। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं स्क्रीन पे। इसमें बताना है कौन सा एक तरफ नॉर्मल पार्टिकल है और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल है, क्योंकि हर पार्टिकल के ज़रूर एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें पेयर सही होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी कण होता है उसको एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, फोटॉन का एंटी फोटॉन और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन प्रतिकण युग्म है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अल्फा कण 2 धन आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉनों के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, 2 पॉजिट्रॉनों के। तो अल्फा कण किसके बराबर होता है आप लोग को पता है, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि हीलियम पे अगर 2+ अगर हम चार्ज लगा दे रहे हैं, मतलब 2 इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा कण के। तो ये हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बराबर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो द्रव्यमान होगा वो नियर अबाउट हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर इसका द्रव्यमान लगभग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा कण और हीलियम के परमाणु के नाभिक में ये समानता होती है। और साथ ही अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम निष्कासित कर दें, निकाल लें उसको, 2 धनावेशित चार्ज आ जाता है, वही अल्फ़ा कण होता है। ध्यान रखिएगा, यही अल्फ़ा कण और बीटा कण और गामा कण है जो रेडियो सक्रिय धातुओं से ये निकलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फ़ा किरण, गामा किरण, बीटा किरण। ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो गया, एक्स किरण कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो कौन सा है जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है वो है ऑप्शन सी, बीटा कण। जो बीटा कण होते हैं, ठीक है, अगर उनको हम एक विद्युत मीडियम में अगर इसको लॉन्च करें, इसको निकालें, तो ये हमेशा धन के तरफ आवेशित होगा। ठीक है, ये धन की तरफ मुड़ेगा। और जो अल्फ़ा कण होता है वो हमेशा ऋण की तरफ विक्षेपित होगा, जो इधर माइनस चार्ज होगा। और जो गामा कण होता है वो सीधे निकल जाता है फ्रेंड। तो इसको ध्यान रखिएगा, गामा जो होता है वो उदासीन कण होता है, आवेश कण होता है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही गामा में कोई द्रव्यमान भी लगभग नहीं होता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा रे से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और इसमें सही आंसर होगा बीटा कण, जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लगभग समरूप होता है। अगला है, परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है किसके सिद्धांत द्वारा? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, अफबाऊ के सिद्धांत द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या है। परमाणु तो कैसे नियंत्रण होता है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
फिर परमाणु में जो कक्षा भरने का क्रम जो होता है वो आपबाउ के सिद्धांत के द्वारा ही भरा जाता है। इन्होंने ही 1s और 2s 2p और 3d इस तरह के जो क्रम हैं वो यही दिए थे। ये आपबाउ जी हैं जो इलेक्ट्रॉनों को कक्षा को भरने का एक निश्चित क्रम इन्होंने बताया था। कई लोगों ने दिया था लेकिन इनका जो सिद्धांत था वो सर्वमान्य हुआ और उसी के तहत इलेक्ट्रॉनों के कक्षों को भरा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और बाकी जो 3 नियम है उसको थोड़ा हल्का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत ये है कि हम एक साथ किसी कण के वेग और संवेग का स्थिति उसकी पोजीशन और उसके संवेग का एक साथ हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अगर हम संवेग को साधने की कोशिश करेंगे तो उसकी पोजीशन में त्रुटि ज़्यादा आएगी। अगर हम पोजीशन उसकी स्थिति अगर सही मापने की कोशिश करेंगे तो उसका संवेग कुछ न कुछ अनियमित हो जाएगा। ये हाइजेनबर्ग की ये अनिश्चितता का सिद्धांत था। दूसरा है पाउली का अपवर्जन नियम। फ्रेंड, पाउली ने एक नियम दिया था जिसके तहत जो कक्षाएं होती हैं, जो क्वांटम संख्या होती है, कक्षा में जो क्वांटम संख्या होती है, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिसमें पहली मुख्य क्वांटम संख्या होती है, दूसरी द्विगंशी या एजुमिथल क्वांटम संख्या भी इसे कहते हैं, और तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं और इन्होंने यही कहा था कि ये चारों जो क्वांटम संख्याएं हैं वो बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी दशा में ये बराबर नहीं हो सकती, इसमें बराबर के इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों की बराबर पोजीशन नहीं हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया था। अगर कक्षा 3 क्वांटम संख्याएं अगर बराबर हो जाती है तो चौथी कक्षा जो स्पिन की है, जो चक्रण है, उसमें ज़रूर प्लस या माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत था। और अगला है हुंड का नियम। हुंड का नियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है कक्षा भरने के क्रम में। इन्होंने बताया था कि अगर जैसे हम ले लेते हैं 1s और 2s को मान लेते हैं कि हमारे पास 2 यहाँ पे कोश हैं, तो 2 कोश में जो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होगा, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर ऐसे नहीं होगा कि हम उसी कोश में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरें, हम उसको अगले वाले कोश में भरेंगे। ठीक है, अगर ये 2 कोश कंप्लीट हो गए तब हम तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा जो स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग हम इसमें भरेंगे और उसके बाद अगले में इसको भरेंगे। एक साथ हम दोनों इलेक्ट्रॉन किसी कोश में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये हुंड के नियम के द्वारा हमको पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा, हुंड का नियम, पाउली का नियम और हाइजेनबर्ग के साथ साथ आपबाउ का जो नियम है उसको ज़रूर ध्यान रखिए। अक्सर इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? ठीक है, आपको बताना है रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए यहाँ पे क्वांटम संख्या की विशेषता पूछ ली गई है आपसे। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैंने बताया था 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, जिसमें पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या और तीसरी चुंबकीय और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उससे हमें अभिविन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के बारे में पता चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो मुख्य क्वांटम संख्या है उससे हमें इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर होता है, ऊर्जा को जो स्थिति होती है उसके बारे में पता चलता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में पता चलता है। और जो द्विगंशी संख्या होती है उससे इलेक्ट्रॉनों के संवेग के बारे में हमको पता चलता है। इलेक्ट्रॉनों के संयोग का पता हमको द्विगंशी या एजुमिथल क्वांटम संख्या से पता चलता है। और जो तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इससे हमें इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास के बारे में पता चलता है। और चौथी जो है क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या, इससे हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके चक्रण का पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, इसको प्लस हाफ से इसको डिनोट करते हैं और माइनस हाफ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चारों संख्याओं की क्वालिटी है। ये चारों पॉइंट्स को एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है
किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप से अक्सर क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप करेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चंस भी कराए हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। तो इसके बारे में बताना है कि वो नाभिक में उसकी क्या स्थिति होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आइसोटोप के बारे में कौन सा ये सही है। आइसोटोप जो भी नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड, इसका सही स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी। प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है, तभी इसलिए हमको समस्थानिक कहते हैं कि इसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो सेम होते हैं, और परंतु इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उसका परमाणु भार बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या समस्थानिकों में सेम होती है और न्यूट्रॉन जो है कि अलग अलग होते हैं। अगला है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। किस में मापी जाती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ओमीटर से, दूसरा ऑप्शन है सिस्मोमीटर से, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, चौथा ऑप्शन है गाइगर काउंटर से। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गाइगर काउंटर से। ये फ्रेंड गाइगर काउंटर जो होता है, जो उसका विखंडन होता है, उसी का पर सेकंड के हिसाब से या माइक्रो सेकंड के हिसाब से उसको काउंट करने का काम करता है, जो गाइगर काउंटर होता है, जो रेडियोता की वजह से तत्वों का जो विखंडन होता है उसकी गति को मापता है। बाकी एमीटर से आप लोग को पता है हम विद्युत धारा की माप करते हैं। सिस्मोमीटर से हमको जो भूकंप है उसकी स्थिति का पता चलता है, गति का पता चलता है। और हाइड्रोमीटर से हम लोग जल की डेंसिटी और उसकी स्थिति का पता लगाते हैं, जल के सापेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। आपके पास ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, दूसरा है हेनरी बेकरेल, तीसरा ऑप्शन है बोर, चौथा ऑप्शन है मैडम क्यूरी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। अक्सर दो लोगों में कन्फ्यूज होता है, हेनरी बेकरेल और क्यूरी में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल ने 1896 में सबसे पहले रेडियोधर्मिता की खोज इन्होंने की थी। 1896 वही वर्ष है फ्रेंड जिस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल का जो वसीयत थी उसको खोला गया था, और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते, लेकिन साल वही था 1896 जब हेनरी बेकरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था। उसके बाद 2 साल के बाद इस पे स्पेशलाइजेशन हासिल किया था मैडम क्यूरी ने। इसके जो विभिन्न प्रकार के ये उत्सर्जन हो रहे थे, और जो पिच ब्लैंडम था इसका जो एस था, उससे यूरेनियम इन्होंने निकाला। तो इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट को ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के इसको अंजाम दिए, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस फील्ड में। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी बेकरेल हैं रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक। अगला है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं, परावैंगनिक किरणों को, अवरक्त तरंगों का, रेडियो तरंगों का अल्फ़ा, बीटा और गामा विकिरण। तो आपको बताना है जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों का ये उत्सर्जन करते हैं। इनका सिंबल याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये केवल सिंबल ही दे देते हैं, नाम नहीं देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका सिंबल अल्फ़ा, बीटा, गामा ये रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनसे ये उत्सर्जित होते हैं। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है, आपको बताना है। जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या है। ऑप्शंस हैं फर्मी, दूसरा ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन है क्यूरी, चौथा ऑप्शन है कैंडला। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यूरी। मैडम क्यूरी के नाम पे ही इसको मापने की जो यूनिट है इसको व्यक्त करने की जो यूनिट है उसको रखा गया है क्यूरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है, इसका अर्ध आयु काल दिया है 70 दिन का, तो आपको बताना है कि 1 ग्राम का जो पदार्थ था वो कितने दिन में अपना 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन से 140 दिन, 170 दिन, 210 दिन, 280 दिन। तो सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 140 दिन। इसको देखते हैं कैसे 140 दिन आएगा। फ्रेंड, ये कह रहा है इसका पदार्थ का आधा जीवन 70 दिन का है, तो मतलब 1 ग्राम है, अगर उसको आधा कर देते हैं मतलब ये 0.5 ग्राम हो गया, 0.5 ग्राम हो गया। ठीक है, ये आधा इसका ख़त्म हो गया कितने दिन में, 70 दिन में। अब 0.5 का आधा ख़त्म होगा तो 0.5 का आधा 0.25 होगा, और दूसरा भी 0.25 होगा। ठीक है, तो एक ख़त्म हो गया तो बच गया हमारे पास 0.25, मतलब 0.25 जाने के लिए हमको दूसरा इसका 70 दिन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो अगला 70 दिन आएगा वो जो उस पदार्थ का 1/4 ग्राम बचा रहेगा, बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 140 दिन, 70 140 दिन। अगला है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। आप लोग को पता है 3 हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और टाइटेनियम है। इन तीनों में से कौन सा रेडियो सक्रिय है, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। टाइटेनियम जो होता है, इसका अगर फार्मूला देखें तो 1s3 होता है। ठीक है, नीचे हमेशा परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर परमाणु भार होता है। इन दोनों से हम अगर माइनस कर दें तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है। ये टाइटेनियम है जिसमें रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है, और दूसरा ड्यूटेरियम है जो भारी जल जिसे कहते हैं। इसको D2O का सूत्र भी इसको याद रखिएगा, भारी जल का, और अगर इसके हाइड्रोजन क्रम में लिखेंगे तो 1H2 इसको लिखते हैं। ठीक है, और प्रोटियम का 1H1 सेम है हाइड्रोजन की तरह। तो इसको ध्यान रखिएगा, D2O को और टाइटेनियम को। इससे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है शीशा, इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन ये, शीशे से बने हुए पात्र में रेडियोधर्मी वस्तुओं को रखना चाहिए, नहीं तो वहीं रिएक्शन कर लेंगे और उसका क्षय होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, शीशे में रखा जाता है रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है एक्स किरण, बी ऑप्शन है गामा किरण, सी ऑप्शन है अल्फ़ा किरण, डी ऑप्शन है बीटा किरण। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीटा किरण। ठीक है, एक बीटा किरण का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी के नाभिक से अगर निकल जाता है तो वो जो पदार्थ होगा वो होगा संभारिक। ठीक है, क्योंकि उसमें जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वो बदल जाएगा, एक कम हो जाएगा, लेकिन परमाणु भार सेम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बीटा कण निकलने से, किसी भी अगर रेडियोएक्टिव तत्व से अगर एक बीटा कण निकलता है तो वो अगला जो तत्व बनेगा वो संभारिक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, द्रव्यमान या आवेश का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीटा उत्सर्जन, एक्स रे उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, अल्फ़ा उत्सर्जन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा उत्सर्जन। गामा उत्सर्जन के दौरान न तो कोई द्रव्यमान का क्षय होता है, न ही किसी आवेश का क्षय होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो गामा किरणें होती हैं उसमें द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है और वो उदासीन होती है,
इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तीनों किरणों में, तो इसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार इसको। अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों की वेधन शक्तियों अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होंगी? ठीक है, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा की वेधन शक्तियों का क्रम यहाँ पे आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके आधार पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अवरोही क्रम दिया है, मतलब घटते हुए क्रम में करना है हमको। सबसे ज़्यादा जिसकी वेधन शक्ति होगी उसको पहले लिखना है, उससे कम, फिर उससे कम। सबसे ज़्यादा वेधन शक्ति गामा की है, उसके बाद बीटा की, उसके बाद अल्फ़ा की। तो ध्यान रखिएगा वेधन शक्ति सबसे अधिक गामा की है, उसके बाद बीटा की, फिर अल्फ़ा की। लेकिन अगर यहीं पे गतिज ऊर्जा पूछा जाएगा फ्रेंड, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा अल्फ़ा की होती है सबसे ज़्यादा, फिर बीटा की, फिर गामा की। ध्यान रखिएगा कई बार गतिज ऊर्जा से भी प्रश्न पूछे गए हैं दूसरे एग्जाम्स में, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। वेधन क्षमता और गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न। अगला है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में, ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित होगा, किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ऑप्शंस हैं कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस एक तत्व की हमेशा किसी भी साथ वो अगर क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो समान होगी। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है दूसरे भी टर्म्स में, क्योंकि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके सापेक्ष अगर कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व आता है तो वो धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा इसकी ऑक्सीकरण समय हमेशा -1 होती है। ठीक है, ये हमेशा -1 रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। हमेशा इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी ये दिखाएगा आपको, और कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऑक्सीजन का भी मिलेगा तो उसको ले लेगा। क्लोरीन का भी जहाँ तक कि इसके वर्ग का ही मिलेगा तो उसको ले लेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो सेम होती है किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे एक तत्व दिया है OF2, इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं +1, +2, -2, -1। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि जो F होता है उसमें हमेशा -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे OF2 है तो हम लोग यहीं पे रख के निकाल लेंगे। O का X मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस कर लेते हैं, फ्लोरीन का -1 कर लेते हैं। ठीक है, और ये 2 है तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, इक्वल टू इसको 0 कर देंगे, और इससे हमको X की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, तो ये हो जाएगी, ये -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको इक्वल टू करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दूसरे तत्वों में जो ऑक्सीजन होता है, जैसे H2O हो गया, इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो -2 है, लेकिन यहाँ पे +2 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा ये एक अपवाद की तरह है। वो F जहाँ भी किसी भी तत्व में रहेगा तो आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या याद रखनी है, -1 हमेशा रहती है। दूसरे का आप इसी तरह निकाल लेंगे। किसी भी तत्व का अगर एक का आपको पता है, 2 का पता है, तो आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन के वर्ग के जितने तत्व होते हैं सामान्यतः उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या -2 होती हैं, और हैलोजन वर्ग का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है, -1। ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन ये सारे हो गए। और इसी तरह हाइड्रोजन वर्ग के जो भी तत्व हैं उसमें +1 की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, और जो कैल्शियम वर्ग का है उसमें +2 की होती है। तो ध्यान रखिएगा कुछ ऑक्सीकरण संख्या आप लोग याद रखेंगे तो इस तरह के प्रश्न करने में बहुत ही आसानी होगी। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी पानी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जी मंडल,
बी ऑप्शन है हेनरिक हर्टस, सी ऑप्शन है एस सी यूरे और डी ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एस सी यूरे। एस सी यूरे ने भारी पानी की खोज की थी, जिसको रामकी विखंडन में मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल करने के लिए। और जी मंडल ने आपको पता है आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था मटर के पौधे का प्रयोग करके, और हेनरी हर्टस ने आवृत्ति के मात्रक की खोज की थी, साथ ही इनमें कई खोजें भी की थी इन्होंने। और जोसेफ प्रिस्टल का इम्पोर्टेंट जो आविष्कार था वो तो ऑक्सीजन की खोज इन्होंने की थी। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इस तरह के इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उनके खोजकर्ताओं को, तो ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व भारी पानी से कम होता है और भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें एक ही ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारी पानी का जो क्वथनांक होता है वो साधारण पानी से कम नहीं होता है बल्कि अधिक होता है। ठीक है, अंतर थोड़ा सा ही होता है, जैसे 100 होता है, आप लोग को पता है जो नॉर्मल जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 होता है, लेकिन जो भारी पानी होता है उसका 101 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो ये देखिए अधिक है, और साथ ही इसी तरह इसका घनत्व भी अधिक होता है। ठीक है, और इसका हिमांक भी साधारण पानी से अधिक होता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।